हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी का लेसन 2, जिसका नाम है बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो अगर आप पहली बार आए हैं इस वीडियो पे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। दोस्तों, आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं कि जो बैंक होता है वो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। जैसे बैंक में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अकाउंट खुलवाना हो गया, चेकबुक हो गया, है ना। और मतलब कोई इन्फॉर्मेशन पता करनी होती है, बैंकिंग की सर्विसेज होती है, जैसे कि वो लोन प्रोवाइड करवाता है, और बाकी की जितनी भी सर्विसेज होती हैं। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कितने टाइप के बैंक होते हैं, फिर जब ही हम जान पाएंगे कि वो कौन कौन सी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में आरबीआई भी बोलते हैं। ये बैंकों का भी बैंकर है। तो ये हमारी कंट्री का एक सेंट्रल बैंक है ना। और इसे बैंकर्स बैंक भी बोला जाता है, यानी सभी बैंकों का बैंकर। तो आरबीआई का जो मेन काम है वो है गाइडलाइंस को जारी करना और हमारे देश में जितने भी बैंक हैं उनको रेगुलेट करना। तो आरबीआई का जो की रोल है वो है मॉनेटरी पॉलिसी को जारी करना, गाइडलाइंस जारी करना, और जितने भी फॉरेन एक्सचेंज है उनका जो भी मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल करना। तो आरबीआई जो है वो जो आम पब्लिक है उससे डील नहीं करती, ये सिर्फ गवर्नमेंट से डील करती है। और इसका काम है करेंसी को इशू करना, यानी हमारे देश में जितनी भी करेंसी है, चाहे वो एक सिक्का ही क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा सा बड़ा नोट हो, तो उसका जो जारी करने का काम है वो आरबीआई का ही है। और हमारे पैसों से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं ना, हमारी करेंसी को छापना है, बंद करना है, नोटबंदी करनी है, या और कुछ भी बड़ा फैसला लेना है, तो जिसके लिए इसके लिए डिसीजन वगैरह और गाइडलाइंस वगैरह सब आरबीआई का ही काम होता है। तो ये तो हो गया आरबीआई का काम। अब अगला हमारा बैंक आता है कमर्शियल बैंक, यानी वाणिज्यिक बैंक। तो कमर्शियल बैंक जो होता है वो आम जनता के लिए नहीं होता, ये सिर्फ बड़े बड़े जो कंपनीज होती हैं या छोटी कंपनीज भी होती है, सिर्फ उन्हीं के लिए होता है। ये उनको फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। तो जैसे कि नॉर्मल बैंक होती है ना, जैसे कि वो अपने कस्टमर को जो बैंकिंग सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाती है, वैसी जो कमर्शियल बैंक है ये भी अपने कस्टमर को वो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। लेकिन जो उसके कस्टमर्स होते हैं वो कोई आम आदमी नहीं होते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, और उनको ये अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाते हैं। और सेम सर्विसेज होती है, लोन देते हैं, है ना। अगर एफडी वगैरह करवाते हैं उसके लिए सर्टिफिकेट देते हैं। ये जो कंपनीज होती है उनका अकाउंट भी खोलते हैं अपने बैंक के अंदर, और इनको बैंक को ओवरड्राफ्ट जो सर्विसेज होती है कंपनीज को वो भी देते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है ऐसी सर्विस जिसमें मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने मेट्रो कार्ड देखा होगा, है ना, उसमें मतलब जीरो भी हो जाते तो भी आप 50 रुपए तक यूज कर सकते हैं पैसे, है ना। वो आपने पहले से ही मतलब एज अ मतलब सिक्योरिटी दे रखे होते हैं। तो बैंक भी ऐसी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज देता है कंपनी उसको। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो एक लिमिट तक आप इन पैसों को खर्च कर सकते हो और बाद में आप इन पैसों को चुका सकते हैं। तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं इनके जो ओनर होते हैं वो प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है, यानी सरकार के द्वारा भी कमर्शियल बैंक चलाए जाते हैं और प्राइवेट जो प्लेयर्स होते हैं उनके द्वारा भी चलाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, ये एक प्राइवेट बैंक है और ये कमर्शियल बैंक भी है। और पब्लिक के लिए है एसबीआई। एसबीआई क्या करता है, बड़े बड़े जो कंपनीज होती है उनको लोन भी देता है और आम पब्लिक को भी लोन देता है ना। तो जो एसबीआई है एक यूनिक केस है, मतलब ये दोनों को डील करता है, बिजनेसेस को भी, एंटरप्राइज को भी, और जो आम जो जनता है उनको भी। अब देखिए, जो कमर्शियल बैंक होता है इसकी दो कैटेगरी होती है, शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ये डॉट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो उसको मैनेज कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं। तो ऐसे बैंक जो आरबीआई द्वारा एक एक्ट लाया गया था 1934 में, तो उसका जो एक्ट है ना उसमें जो सेकंड शेड्यूल है, अगर उसमें वो बैंक लिस्टेड है तो वो शेड्यूल्ड बैंक कहलाया जाएगा। यानी एक तरीके से जो आरबीआई है ना उसने उस बैंक को मान्यता दे रखी है कि मतलब ये जो बैंक है ये मतलब सरकार की नजरों में है ना, आरबीआई इसको कंट्रोल करता है। तो जो बैंक शेड्यूल्ड बैंक है मतलब वो आरबीआई की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करेगा और आरबीआई के कंट्रोल में रहेगा। और ये जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं इनको फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है प्राइवेट में, फॉरेन में और मल्टीनेशनल बैंक्स में। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था एचडीएफसी बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का, तो ये क्या होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं। ऐसे ही फॉरेन बैंक भी होते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे जेपी मॉर्गन बैंक है, वो अमेरिका का बैंक है, वो भी एक फॉरेन बैंक है। और मल्टीनेशनल बैंक भी होते हैं। और जो कॉर्पोरेटिव बैंक होते हैं ना ये भी कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में ही आते हैं। मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा कॉर्पोरेटिव बैंक्स क्या होते हैं। और अगले होते हैं हमारे नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ये ऐसे बैंक होते हैं जो जो सेकंड शेड्यूल है आरबीआई का
उसमें ये लिस्टेड नहीं होते हैं, मतलब आरबीआई के द्वारा ये मान्यता इनको नहीं मिली होती है, ये जो गवर्नमेंट है उसकी नजर में नहीं होते हैं। भले ही ये गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, आरबीआई की जो गाइडलाइंस होती है वो हर बैंक को फॉलो करना जरूरी होता है, लेकिन मतलब कुछ केसेस होते हैं जो आरबीआई की जो गाइडलाइंस है वो इन पे फॉलो नहीं होती, कुछ कुछ गाइडलाइंस। अगले हमारे बैंक होते हैं रीजनल रूरल बैंक, जिन्हें शॉर्ट में बोलते हैं आरआरबीज। हिंदी में बोलेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है रूरल बैंक है, तो यानी ये गांव के लिए होते हैं ये बैंक, मतलब ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ पे लोग आसानी से मतलब बैंक को एक्सेस कर पाए, मतलब जहाँ पे ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती है, लोग को दूर दूर शहरों में जाना पड़ता है बैंकिंग की फैसिलिटीज लेने के लिए। तो इन बैंकों को गांव में खोला जाता है, विलेजेस में खोला जाता है, ताकि जो वहाँ के गांव के जो लोग हैं जो इतना पढ़े लिखे नहीं है, तो वो बैंकिंग की जो भी सर्विसेज है उनसे रूबरू हो पाए, है ना, वो भी जान पाए कि क्या क्या सर्विसेज बैंक हमें देता है ना, और छोटे मोटे लोन वगैरह ले सके बैंकों से। तो इसलिए ये छोटे छोटे बैंक जो है गांव वगैरह में खोले जाते हैं। तो मेनली जो सरकार है ना वो इनको फंड प्रोवाइड करवाती है कि ऐसे जो बैंक्स है वो गांव में खोले जा सके, ताकि लोगों को अपने पैसे वो सिक्योर कर सके, है ना, सेव कर सके, अपने अकाउंट खुलवा सके, और जो लोन वगैरह है वो ले सके और अपनी तरक्की कर सके। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये फंडेड होता है, और गवर्नमेंट के द्वारा ही इनको रेगुलेट भी किया जाता है, और गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कौन से मतलब गांव में खुलेगा, या किसी यूनियन टेरिटरी या कोई भी स्टेट हो गया तो कहाँ पे रूरल बैंक खोले जाएंगे, तो गवर्नमेंट ही सबको डिसाइड करती है। अब अगले हमारे बैंक आ जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। हिंदी में बोलेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सबसे बड़ा जो इसका एग्जाम्पल है वो है एसबीआई, है ना, आपको पता ही है, मोस्टली आप जितने भी मतलब देख रहे होंगे वीडियो, सबके अकाउंट मेनली एसबीआई में खुले होंगे, क्योंकि ये हमारी इंडिया का सबसे सेफेस्ट बैंक है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जिस दिन अगर एसबीआई डूबेगा उस दिन तो पूरी इंडिया की इकोनॉमी चौपट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसलिए एसबीआई जो है वो इंडिया का सबसे सेफेस्ट और सबसे बड़ा और लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा मतलब ओन किया जाता है, यानी जो 50% से ज्यादा जो इसके शेयर है ना वो गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड किए जाते हैं, और सरकारी डिसीजन लेती है, रूल और रेगुलेशन बनाती है इस बैंक को चलाने के लिए। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया। जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, वो भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। अब अगला बैंक होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर का, जिसे बोलते हैं निजी क्षेत्र बैंक। एग्जाम्पल के लिए एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया। तो ये सारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं, जिनका जो मालिक होता है वो सरकार नहीं होती है, कोई प्राइवेट ओनर होता है ना, जिसके पास ज्यादा शेयर होते हैं बैंक के। और देखिए इंडिया में कोई भी बैंक खोल सकता है, बस आपके पास 500 करोड़ से ज्यादा पैसे होने चाहिए, तो आप अपना खुद का एक प्राइवेट बैंक खोल सकते हैं। लेकिन खोलना इतना आसान नहीं है, साथ ही साथ आपको आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, और साथ ही साथ अपने आप को रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा, तभी आप एक शेड्यूल बैंक कहला पाएंगे। अब अगला है हमारा कॉर्पोरेटिव बैंक, जिसे हिंदी में बोलते हैं सहकारी बैंक। तो ये ऐसे टाइप के बैंक होते हैं जो लोगों के एसोसिएशन से खुलते हैं, यानी जैसे कि मान लीजिए आपके ग्रुप में 5 लोग हैं, अब 5 लोगों ने मिलकर अपने अपने पैसे डाले और एक बैंक को खोल लिया, है ना, तो ये क्या हो गया, कॉर्पोरेटिव बैंक हो गया, जिसमें एक ही समूह के लोग हो सकते हैं, एक ही टाइप के लोग हो सकते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, तो वो साथ में मिलकर ऐसे बैंकों को खोलते हैं। तो इन बैंकों को खोलने का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ करना, सोशल वेलफेयर करना, है ना, कल्चरल ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो एक ही मतलब विचारधारा के लोग होते हैं, साथ में मिलकर ऐसे बैंकों को खोला जाता है। और ये जो बैंक होते हैं ये भी जो आरबीआई द्वारा रजिस्टर होते हैं, इनको भी मतलब रजिस्टर किया जाता है, शेड्यूल बैंक होते हैं, और ये आरबीआई के जो रूल और रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हैं। तो इन कॉर्पोरेटिव बैंक को एक एक्ट के द्वारा रजिस्टर किया जाता है, इसका एक्ट का नाम है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो इसके द्वारा ही जो कॉर्पोरेटिव बैंक इनको रजिस्टर किया जाता है आरबीआई में, और आरबीआई के द्वारा इनको रेगुलेट किया जाता है। और देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये रूरल है या अर्बन है, ये दोनों नेचर का हो सकता है। इसमें मेनली ये डिपेंड करता है कि लोग किस टाइप के, ना, एक ही टाइप के लोग होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए राजस्थान स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक, तो ऐसे देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो लोग होंगे, इनके जो ओनर होंगे वो राजस्थान से बिलोंग करते होंगे। एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक, तो इससे पता चलता है कि महाराष्ट्र के लोग ही इसमें इन्वेस्ट करते होंगे। तो देखिए कॉर्पोरेटिव का नाम ही है सहकारी, जो मतलब आपस में जो लोग होते हैं अपना सहयोग देते हैं, और सहयोग से फिर वो बैंक को बनाया जाता है। अगले आते हैं फॉरेन बैंक यानी विदेशी बैंक। तो ये ऐसे बैंक होते हैं जिनका जो मेन जो हेडक्वार्टर होता है वो विदेश में होता है। एग्जाम्पल के लिए कोई अमेरिका की बैंक है, उसका जो हेडक्वार्टर होगा, मेन बैंक कहाँ होगी, अमेरिका में, लेकिन उसने अपनी एक ब्रांच खोल रखी होगी इंडिया में, है ना, तो उसी को बोलते हैं फॉरेन बैंक।
तो जो फॉरेन बैंक होती है उसको भी आरबीआई के जो रूल और रेगुलेशन है उनको फॉलो करना पड़ता है, वरना वो यहाँ पे मतलब विदेशी बैंक इंडिया में बैंक नहीं खोल सकती जब तक कि वो आरबीआई के रूल और रेगुलेशन को फॉलो ना करे। तो आरबीआई द्वारा ये फॉरेन बैंक को कंट्रोल भी किया जाता है। और जो फॉरेन बैंक होती है वो जो विदेश से जो लोग आए हुए होते हैं भारत में, मान लीजिए अमेरिका से लोग आए हैं इंडिया में, तो यहाँ के लोगों को ये मतलब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हैं, ये आम लोगों को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं, या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया उसको भी ये पैसे दे सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है फॉरेन बैंक है तो इनको गवर्नमेंट के द्वारा ओन नहीं किया जाता और इनको रजिस्टर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मतलब ये फॉरेन बैंक होते हैं तो ये इंडिया के अंदर आरबीआई के अंदर जो लिस्ट होती है शेड्यूल वाली उसमें ये लिस्टेड नहीं होते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए है HSBC बैंक और बार्कले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अगले होते हैं डेवलपमेंट बैंक। तो इन बैंकों को बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है डेवलपमेंट। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है या फिर किसी सेक्टर में पर्टिकुलरली डेवलपमेंट करना है तो इस बैंक को बनाया जाता है। तो इन बैंकों को मेनली जब आजादी मिली थी हमारे भारत को 1947 में, तो उसके बाद इन बैंकों को बनाया गया था। इन बैंकों का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है हमारी इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करना। तो ये बैंक चार टाइप के होते हैं: इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और हाउसिंग। तो जो डेवलपमेंट बैंक होते हैं ना ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, क्योंकि इनको एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। मेनली जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जैसे कि माइनिंग प्रोजेक्ट हो गया, कोई डैम बनाना है ना, कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट लगवाना है, कोई न्यूक्लियर प्लांट लगवाना है, किसी अर्बन इंडस्ट्री को बसाना है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, तो ऐसे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए ये बैंक काम आता है। तो ये बैंक क्या करता है, इन प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग देता है ना, लोन वगैरह देता है। तो ये सब चीजें ये बैंक प्रोवाइड करवाता है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। अब अगला है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक। तो ये डेवलपमेंट बैंक के अंदर ही आता है। तो ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होता है इसका मेनली पर्पस क्या होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ाना। एग्जाम्पल के लिए बैंक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ये काफी बड़ा बैंक है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ाता है इंडिया के। और ये भी एक कमर्शियल बैंक के अंदर ही आता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक इसलिए क्योंकि ये भी एक फंडिंग देता है एक स्पेशल पर्पस के लिए, ताकि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है इंडिया का उसको बढ़ाया जा सके। अगला है हाउसिंग बैंक। तो नाम से ही पता चल रहा है ये घर के लिए लोन प्रोवाइड करवाता है। आपको घर के लिए कंस्ट्रक्शन करना है, कोई प्लॉट खरीदना है, घर को रिपेयर करवाना है, घर से रिलेटेड जितने भी मामले हैं, है ना, उनके लिए अगर आपको पैसे वगैरह चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तो आप इस बैंक में जा सकते हैं। तो देखिए एक बैंक खुला भी हुआ है जिसका नाम है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो अगर घर से रिलेटेड आपको कोई भी लोन वगैरह चाहिए या फिर फाइनेंस चाहिए तो आप इस बैंक में जा सकते हैं। अब आपने ये तो जान लिया कि कितने टाइप के बैंक होते हैं, अब आप ये जानेंगे कि ये जो बैंक होते हैं हमें कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो बैंक की सबसे मेन सर्विस होती है लोन को प्रोवाइड करवाना, और बैंक इसी से कमाता है। तो जब भी आपको कोई लोन चाहिए, वो कोई सा भी लोन हो सकता है, चाहे तो पर्सनल लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, कार लोन, बिजनेस के लिए लोन हो सकता है, तो कोई भी लोन हो सकता है, तो आप बैंक से ले सकते हैं, बैंक आपको लोन प्रोवाइड करवाएगा। अब वो पैसा वो लाता कहाँ से है, जो बाकी के जो लोग है वो अपनी सेविंग करते हैं ना, अपना पैसा बैंक में डालते हैं, तो वो वहां से पैसे दे देता है, या फिर दूसरे जो बड़े बड़े बैंक होते हैं वहां से पैसे लेके देता है, या फिर जो क्रेडिट यूनियन होती है वो वहां से जो बैंक के पैसे लेके वो अपने ग्राहकों को देता है लोन। और जिनको वो लोन देता है बाद में जब वो पैसे लेता है तो साथ में इंटरेस्ट भी लेता है, फिर उसी इंटरेस्ट से वो बैंक जो है पैसे कमाता है। अगली जो फैसिलिटी वो होती है ओवरड्राफ्ट, जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताई थी। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास पैसे खत्म हो गए लेकिन आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो जो आपका बैंक है वो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगा। इसमें क्या होता है कि आप मतलब और पैसे ज्यादा खर्च कर सकते हैं और बाद में उन पैसों को चुका सकते हैं। जैसे कि आपके साथ मेट्रो में होता है ना, मेट्रो में आपके पैसे खत्म हो गए लेकिन आप 50 रुपए तक इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ही ओवरड्राफ्ट में भी होता है। भले ही आपका जो बैलेंस है वो जीरो हो चुका है लेकिन आप और पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में उनको पैसे दे सकते हैं बैंक को। जैसे क्रेडिट कार्ड में भी होता है ना, आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके पैसे यूज कर लेते हैं और आपको इंटरेस्ट वगैरह भी देना पड़ता है बाद में, है ना। वैसे ही सेम इसमें होता है, लेकिन ये होता है करंट अकाउंट में। अगर आपने करंट अकाउंट खुलवाया है और वो जीरो हो गया तो आप फिर भी और पैसे इस्तेमाल कर सकते हो और उन पैसों को बाद में आप दे सकते हैं। अब अगला होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, यानी बिलों की छूट। तो देखिए मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। मान लीजिए आप ना केक बनाते हैं, है ना, तो कोई कस्टमर आया, उसने बोला भाई मुझे 1000 केक चाहिए और मतलब उसकी कॉस्ट आती है 50 लाख रुपए, है ना। तो वो कहेगा कि आप मुझे 1000 केक दे दो, इसकी जो मैं पेमेंट आपको 3 महीने बाद दूंगा, है ना। अब ऐसे में आप क्या करेंगे, 1000 केक बनाएंगे, तो अब आपके पास पैसे तो आए नहीं है, आप अपनी जेब से पैसे लगाएंगे, तो जितना भी वो पैसा लगेगा
अब आपके पास मान लीजिए पैसे नहीं है, तो आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो आप क्या करेंगे कि जो कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया है उससे एक इनवॉइस बनवा लेंगे। इनवॉइस मतलब सारी डिटेल लिखवा लेंगे, इतने इतने का ऑर्डर है, इतने रुपए बनते हैं, उससे पूरा आप इनवॉइस बनवा लीजिए, उसको जाइए और बैंक में सबमिट कर दीजिए। वो जो इनवॉइस है एक टाइप का बिल ही है ना, वो उस बिल को ले जाइए और बैंक में जमा कर दीजिए। तो अब क्या होगा, उस बिल के सहारे जो बैंक है वो आपको पैसे दे देगा। अब सारे नहीं देगा, बैंक को भी कमाने पैसे, तो वो आपको 90% दे देगा। मान लीजिए 50 लाख का मतलब आप ऑर्डर है ना, तो बैंक क्या करेगा, बनाने वाले को 45 lakhs दे देगा। और फिर क्या करेगा कि जो बिल है ना वो बैंक रख लेगा। अब जब केक उसने 45 लाख लिए बनाने वाले ने, उसने केक वेक बनाया और जिसको डिलीवर करना था कस्टमर को दे दिया। अब कस्टमर क्या करेगा, 3 महीने बाद उसको पेमेंट करनी है, तो 3 महीने बाद उसको नहीं देगा जिसने केक बनाया, वो बैंक को पैसे देगा। कितने? 50 लाख। अब यहाँ पे बैंक ने कैसे कमाए? बैंक ने 45 लाख किसको दिए? बनाने वाले को। और जिसको मतलब केक भिजवाए हैं उससे लिए 50 लाख, तो बैंक को यहाँ पे 5 लाख का फायदा हो गया। अब देखिए इसमें नुकसान किसका हुआ? बनाने वाले का। उसको 50 लाख का ऑर्डर मिला, लेकिन अब उसको 45 लाख मिले है ना बैंक से, और 5 लाख का उसको नुकसान हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि 5 लाख का भले ही उसको नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ पे एक चीज फायदा भी है। बैंक आपको ये सर्विस क्यों प्रोवाइड करवा रहा है? ताकि आपको तुरंत पैसे मिल जाए। कोई भी मतलब बड़ा ऑर्डर है, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, ये किसी छोटे मोटे आदमी की बात नहीं है ना, यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस की बात हो रही है। मतलब कोई भी एंटरप्रेन्योर है, उसको एक बड़ा ऑर्डर आता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है ना। तो ऐसे में उसको जल्दी से कैश चाहिए होता है कि बड़ा ऑर्डर वो कंप्लीट कर पाए। तो ऐसे में बैंक उसकी हेल्प करता है उसको जल्दी से पैसे प्रोवाइड करवाने में। तो इसलिए ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल जो है वो सर्विस प्रोवाइड करवाता है बैंक, ताकि जो जिसको भी प्रोडक्ट वो मिला है, मतलब जिसको पैसों की जरूरत है, उसको जल्दी से जल्द पैसे मिल सके। तो ऐसे में देखिए तीनों का फायदा होता है। बैंक बैंक ने भी पैसे कमा लिए, जो जिसका ऑर्डर था उसको तो अपना वो मिल ही जाएगा प्रोडक्ट टाइम पर, और उसको पैसे भी बाद में देने पड़ेंगे। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाने वाला है उसका भी फायदा हो गया उसको, क्योंकि बड़ा ऑर्डर मिला है, इसकी वजह से उसको पैसे भी मिल गए। भले ही कम पैसे मिले हैं, लेकिन उसने एक बड़ा ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, इसकी वजह से उसको आगे भी और नए ऑर्डर मिल सकते हैं। तो मतलब ये जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स है ना, ये एक टाइप की ऐसी सर्विस है जो आपकी मतलब लाइफ में ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े बड़े जिनको एकदम से पैसों की जरूरत होती है, काफी बड़ी फंडिंग उठानी होती है, तो उनको ये मतलब जो बैंक है वो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करवाता है। तो अब मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या है। एक टाइप का ऐसा बिल है, बिल क्या है, एक टाइप का मतलब ट्रांजेक्शन है ना। जो भी सेलर है, जो भी मतलब कस्टमर है, उसके बीच में क्या है, एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि मुझे आपका इतना प्रोडक्ट चाहिए और उसके बदले में आपको इतने रुपए दूंगा, लेकिन अभी नहीं दे सकता, बाद में दूंगा। तो ऐसे टाइप का एक बिल बन जाता है। उस बिल को आप बैंक में जाएंगे, सबमिट करवाएंगे, और जितने का वो बिल है उतने बैंक आपको पैसे दे देगा, और वो बिल रख लेगा ताकि वो देने वाले से पैसे ले सके। फिर ऐसे में आपको वो मतलब पूरा अमाउंट नहीं देगा, जितने का मतलब है मान 50 लाख का है तो 90% देगा है ना, बाकी का 10% वो भी तो कमाएगा। तो 90% आपको दे देगा, बाकी का वो पूरा पेमेंट देने वाले से ले लेगा। तो ऐसे बैंक भी कमाएगा, और जो कस्टमर है उसको अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा, और जो बना रहा है, जो प्रोडक्ट बना रहा है, उसका भी फायदा हो जाएगा। अब देखिए अगली सर्विस होती है एनकेसिंग चेक्स। अब आपको पता ही है, जब भी आप अकाउंट खुलवाते हैं आपको चेक बुक तो मिलती है। इसकी मदद से आप क्या करते हैं, किसी को भी पैसे, जो बड़ी अमाउंट होती है, जैसे 10 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, करोड़ों में जो अमाउंट होती है, वो आप चेक के थ्रू किसी और को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बैंक आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है कि आप अपनी चेक बुक के माध्यम से किसी को भी अपने मतलब बैंक अकाउंट से पैसे दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और अगली सर्विस होती है एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी। अब चाहे वो डॉलर हो, यान हो, पाउंड हो, कोई भी करेंसी हो विदेशी, तो बैंक का काम क्या होता है, उस करेंसी को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके आपको देना है ना। बाहर से कोई भी व्यक्ति आपको अगर विदेशी करेंसी भेज रहा है, तो आप बैंक क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है इंडियन करेंसी में, और आपके अकाउंट में इंडियन करेंसी डाल देता है। तो आपने देख लिया कितने टाइप के बैंक होते हैं, उनकी क्या क्या सर्विसेज होती हैं। अब आप देखेंगे कि बैंक में कितने टाइप के अकाउंट खोले जा सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन अकाउंट होता है सेविंग बैंक अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट एक टाइप का डिपॉजिट अकाउंट होता है। इसमें आपकी जो भी सैलरी आती है, जो भी आप पैसे कमाते हैं, यहाँ पे आप रखते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। आप जितने समय तक अपने पैसे सेविंग अकाउंट में रखेंगे, तो बैंक क्या करता है, आपके सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट देता है। और आप सेविंग अकाउंट को इजीली आप यूज कर सकते हैं। आप इससे पैसे निकाल सकते हैं, आपका जब चाहे और जब आपको जरूरत पड़े, जब पैसे निकाल लीजिए उनको, फिर वापस भी आप आसानी से डाल सकते हैं बैलेंस में, है ना। और इस पे आपको इंटरेस्ट तो साथ ही साथ मिलेगा ही, तो इसके ये फायदे होते हैं।
तो इसका ना दो सबसे मेन फायदा होता है, एक तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा और दूसरा इसमें पैसे निकालना काफी ज्यादा आसान होता है। वहीं पर अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो वहां पे जो पैसे निकालने का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा होता है। आप ये नहीं कि आपने 2 सेकंड में निकाल लिए पैसे, वहां पे आपको बैंक में जाना पड़ेगा, साइन वाइन करने पड़ेंगे, रीजन वगैरह बताना पड़ेगा, है ना, पूरी कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ेगी, तब जाके कोई डिपॉजिट आपकी फिक्स डिपॉजिट टूटती है जिसे एफडी बोलते हैं। तो एफडी आपके टूटने का बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन जो सेविंग अकाउंट होता है, आपके जितने पैसे पड़े आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा ही साथ आपको तुरंत आप पैसे निकाल सकते हैं। दूसरा होता है टर्म डिपॉजिट। तो देखिए जो एफडी होती है फिक्स्ड डिपॉजिट, उसको टर्म डिपॉजिट भी बोला जाता है। तो टर्म डिपॉजिट यानी टाइम डिपॉजिट, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जो भी एक आपके पास मनी है आप उसको एक फिक्स्ड टाइम के लिए एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर जमा कर देते हैं बैंक के अंदर। तो टर्म डिपॉजिट में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए हैं, तो आपने 1 साल के लिए 5% के इंटरेस्ट पे उसको डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर। तो 1 साल बाद ही वो मैच्योर होगा और आपको 5% लगकर मिल जाएगा। और अगर आप गलती से बीच में तोड़ लेते हैं उसको तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अगर 1 साल की पॉलिसी है, आपने 6 महीने में ही उसको तोड़ दिया टर्म डिपॉजिट को, तो आप पे पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो इंडिया में मोस्टली टर्म डिपॉजिट यानी एफडी करवाई जाती है क्योंकि ये सेफेस्ट होती है, इसमें आपका पैसा बिल्कुल सेफ होता है और इस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये कुछ महीनों के लिए भी हो सकता है और कुछ सालों के लिए भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपना पैसा कितने मतलब टाइम के लिए डालना है। आपको जितने ज्यादा टाइम के लिए डालेंगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और देखिए टर्म डिपॉजिट को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आपको एक टाइप का सर्टिफिकेट दिया जाता है बैंक की तरफ से। वो कोई भी बैंक हो सकता है, आपको एक सर्टिफिकेट देगा और उसमें मतलब हर चीज लिखी होगी कि आपने इतने पैसे जमा करे हैं, इतने साल के लिए जमा करे, इतने इंटरेस्ट पे जमा करे हैं और इतने इतने मतलब इतने साल के लिए मैच्योर हो जाएगा तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, है ना, वो सब कैलकुलेशन करके वो एक पूरा सर्टिफिकेट बना के आपको दिया जाता है। और उस सर्टिफिकेट को आपको संभाल के रखना होता है क्योंकि जब भी आप अपनी एफडी टूटवाएंगे तो आपको वो सर्टिफिकेट जमा करना होता है बैंक में, तभी आपको पैसे मिलेंगे। अगला होता है करंट अकाउंट। तो देखिए जो करंट अकाउंट होता है वो सेविंग अकाउंट की तरह ही सिमिलर होता है, बस इसमें अंतर क्या होता है कि इसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता और सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है। बाकी दोनों बिल्कुल लगभग सेम है। इसमें भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं पैसे को, विड्रॉल कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें आपको सिमिलर जैसे सेविंग अकाउंट में फैसिलिटीज मिलेंगी वही करंट अकाउंट में मिलेंगी। आपको चेक बुक दी जाएगी, डेबिट कार्ड मिलेगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी। तो ये मतलब दोनों सिमिलर है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में अंतर इतना है सेविंग में आपको इंटरेस्ट मिलेगा और करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और मोस्टली जो लोग हैं वो सेविंग अकाउंट ही खुलवाते हैं, है ना, क्योंकि करंट अकाउंट में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला और सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। अगला होता है रिक्योरिंग डिपॉजिट। तो इसमें क्या होता है कि आपको ना हर महीने पैसे जमा करने होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी पॉलिसी लेते हैं। या तो आप मंथली अपनी मतलब जो पैसे हैं उसको सेव कर सकते हैं या फिर क्वार्टरली कर सकते हैं, 6 महीने में कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो इसमें क्या होता है कि आप एक बार में सारा पैसा जमा नहीं करते क्योंकि एफडी में क्या होता है आप एक ही बार में सारा पैसा जमा कर देते हैं और एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस पर इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है मैच्योरिटी के बाद। लेकिन इसमें क्या होता है, आपने जैसे कि एक पॉलिसी ली कि आपको 1 साल तक मंथली आपको 5,000 रुपए जमा करने हैं, तो आप क्या करेंगे, 5,000 जमा करें, फिर अगले महीने 5,000 जमा करें, फिर अगले महीने 5,000 जमा करें। तो ऐसे आपने 1 साल तक 5,000 जमा करे। फिर आप जब वो मैच्योर हो जाएगा 1 साल बाद तो उस पे आपको जितने भी आपका टोटल होता है उस पे 5% का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ऐसे कोई कई सारी पॉलिसीज होती हैं, मंथली भी होती हैं, क्वार्टरली भी होती है, सेमी एनुअली भी होती हैं। तो आप अपने हिसाब से उसको चूज करेंगे, है ना। तो इससे क्या होता है कि आपकी क्या होती है मंथली ना सेविंग बढ़ती रहती है। और ये भी मतलब एफडी की तरह ही सिक्योर मतलब होता है, बिल्कुल सेफ होता है, इसमें आपको कोई भी पैसे खोने का डर नहीं होता, सारे पैसे आपको मिलने वाले होते हैं वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो देखिए मोस्टली जो जॉब कर रहे होते हैं जिनको मंथली सैलरी मिल रही होती है वो इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको जैसे सैलरी मिलती है कुछ पोर्शन उन्होंने हटाया अपनी सैलरी में से और डायरेक्ट उन्होंने रिकरिंग डिपॉजिट में जमा कर दिए पैसे, है ना। इसमें आपको अलग से एक सेविंग अकाउंट बना के दिया जाता है ना रिकरिंग डिपॉजिट का, उसमें आप पैसे सेव करते रहते हैं मंथली, है ना। और एफडी में क्या होता है कि आपने एक बार में मतलब पूरा पैसा कमा लिया और एक बार में लिया उसको जमा कर दिया, लेकिन रिकवरी में क्या होता है मंथली आपको सैलरी आ रही है और आप जमा करते जा रहे हैं। अब आपने जान लिया कि कितने टाइप के डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, अब आप जानेंगे कि अकाउंट को खुलवाने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पैन कार्ड। पैन कार्ड की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो इस कार्ड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। इसके ऊपर ना एक यूनिक कोड होता है ना, 10 डिजिट का करेक्टर होता है। इसमें मतलब अल्फाबेट भी होते हैं और न्यूमेरिक भी होते हैं, है ना। तो वो एक यूनिक कोड आपको दिया जाता है। तो आपको कोई भी अकाउंट खुलवाने के लिए ये जो पैन कार्ड होता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
तो देखिए पैन कार्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बैंक अकाउंट खुलवाने में इंपॉर्टेंट तो होता ही है, साथ ही साथ अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे तो उसमें भी आपका पैन कार्ड का लगेगा, और साथ ही साथ कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं इंडिया में तो आपका पैन कार्ड लगेगा वहां पर, तो ये इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा होता है एड्रेस प्रूफ, तो आपको बताना है कि मैं इस जगह पे रहता हूँ, तो इसका आपके पास क्या प्रूफ है, आप पैन कार्ड दिखा सकते हैं, आप आधार कार्ड दिखा सकते हैं, आप बिजली का बिल दिखा सकते हैं, पानी का बिल, गैस का बिल, जो भी बिल है आपके पास वो सब दिखा सकते हैं। और ये बिल 2 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। आप ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी दिखा सकते हैं, बस आपको एड्रेस प्रूफ दिखाना है। तो पैन कार्ड देने के बाद, एड्रेस प्रूफ देने के बाद आपको केवाईसी करवानी पड़ती है। तो केवाईसी क्या होती है, नो योर कस्टमर। तो जो बैंक होता है वो जानना चाहता है कि जो हमारा कस्टमर है वो जेन्युइन है या नहीं। तो बैंक ये चेक करता है कि मान लीजिए फोटो में तो लड़का है और सामने मतलब देखा तो लड़की निकला है ना, तो मतलब जेन्युइननेस चेक करने के लिए जो बैंक है वो केवाईसी करवाता है। तो केवाईसी में क्या होता है, वो आपका पैन कार्ड मांगेगा, आपका मतलब एड्रेस प्रूफ मांगेगा, उसके सामने आपको अपना दिखाना पड़ता है और अपनी अपनी चेहरा भी दिखाना पड़ता है कि आप दिखने में कैसे हैं और फोटो में मतलब मेल खा रहे हैं नहीं खा रहे। तो जब केवाईसी हो जाती है, सब चीजें उसको दिखा देते हैं, तो केवाईसी के बाद फिर आपका अकाउंट खोल दिया जाता है। अब हम जानेंगे जो बैंक होता है वो सबसे ज्यादा क्या देता है, लोन देता है, लोन से ही बैंक चलता है। तो अब हम जानेंगे कि जो बैंक है वो कितने टाइप के लोन देता है। तो पहला होता है एजुकेशन लोन। तो जो बाहर विदेश में पढ़ने जाते हैं उनमें आपको पता ही है फीस कितनी होती है, लाखों करोड़ों होती है बाहर पढ़ने की फीस। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो एजुकेशन लोन लेते हैं और फिर एजुकेशन लोन लेके वो बाहर पढ़ने जाते हैं ताकि वो एक अच्छी डिग्री ले सके। लेकिन देखिए किसी चीज का फायदा है तो किसी चीज का नुकसान भी होता है। मान लीजिए आपने एजुकेशन लोन तो ले लिया, आपने बाहर जाके पढ़ाई भी कर ली, डिग्री भी ले ली, लेकिन अगर आपकी नौकरी नहीं लगी, आप कुछ कर नहीं पाए लाइफ में, तो एजुकेशन लोन तो आप पे लग ही जाएगा, और अगर आप चुका नहीं पाए तो आपके ऊपर मतलब कर्जा भी आ जाएगा ज्यादा, है ना, और फिर इंटरेस्ट भी आपको चुकाना पड़ेगा। तो लोन बढ़िया भी होता है और मतलब बुरा भी हो सकता है। तो भविष्य में अगर लोन ले तो बिल्कुल सोच समझ के लीजिए, है ना। आप उसको मतलब रीपे करने की मतलब क्षमता रखते हैं नहीं रखते हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो लोन लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि एड्रेस प्रूफ, है ना, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आधार कार्ड वगैरह लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, मार्कशीट वगैरह, आपने मतलब स्कूलिंग कहाँ से करी है, आपने 12th कहाँ से करी है, वो आपको वो सब दिखाना पड़ेगा, अपनी मार्कशीट दिखानी पड़ेगी। आप कहाँ भर पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में बताना होगा, वहाँ पे रहने का खर्चा कितना आएगा, है ना, वहाँ की मतलब फीस कितनी है, जो जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन लेंगे, तो वो सब चीजें आपको पहले ही बतानी पड़ेगी, फिर आपको एजुकेशन लोन दिया जाएगा। अगला होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, यानी उपभोक्ता टिकाऊ ऋण। तो देखिए ये वाला जो लोन होता है ये लोग इसलिए लेते हैं ताकि वो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स को खरीद पाए। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में आ जाता है टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए या बाकी के और भी आइटम्स हो गए जो लंबे समय तक थोड़ा चलते हैं, जिनकी वारंटी वगैरह आती है ना। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं इनको खरीदने के लिए भी जो लोग हैं वो लोन लेते हैं। तो देखिए ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके जो लाइफ होती है वो कम से कम 3 साल की होती है, यानी 3 साल की वारंटी जिसमें आती है, तो आप वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं लोन पर, जैसे कि टीवी हो गया, है ना, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। तो जो बड़े बड़े जो आइटम होते हैं तो इनमें क्या होती है, कम से कम 3 साल की वारंटी तो आपको मिलती है, तो इन प्रोडक्ट को आप खरीद सकते हैं लोन पर। अब देखिए अगर आपको ये लोन चाहिए तो आपकी 3-4 चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहले तो आपकी इनकम कितनी है वो देखी जाती है ना। सबसे पहले कोई भी आपको लोन दे रहा है तो सबसे पहले वो यही तो देखेगा कि आप लोन वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपकी इनकम देखी जाएगी, फिर एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है, सबसे पहले आपकी एज देखी जाएगी। आपकी जो एज है वो 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, 60 साल से कम होनी चाहिए। फिर आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाएगा। अगर बाय चांस आप पे क्रेडिट स्कोर नहीं है लेकिन आपकी इनकम अच्छी खासी है तो आपको फिर भी लोन दे दिया जाएगा। तो देखिए आपकी दो ही चीज बढ़िया होनी चाहिए, या तो आपकी इनकम अच्छी होनी चाहिए लाखों में, या तो आपकी क्रेडिट स्कोर बढ़िया होना चाहिए, फिर आप कोई सा भी लोन ले सकते हैं। तो देखिए आपको क्राइटेरिया बताया गया है कि अगर आपको लोन चाहिए तो आपकी जो इनकम है वो मिनिमम 18 से 20 हजार तक होनी चाहिए, और आप 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। आप 5 लाख में तो आपका सभी सामान आ जाएगा, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो। ये मेनली तब लिया जाता है जब शादी वगैरह में दहेज वगैरह देते होंगे ना लोग, तो उनको जब ऐसे आइटम वगैरह खरीदना पड़ता है तो तब ये शायद लोन लेते होंगे। अब देखिए ये जो लोन होते हैं ना इन पे जो रिटर्न होता है, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है और क्विकली अप्रूव भी हो जाता है। क्योंकि अब देखिए अगर आपकी अच्छी खासी सैलरी है, आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़िया है और आपकी इनकम भी ठीक ठाक है, तो कोई भी आपको आसानी से लोन दे देगा। लेकिन इस लोन पे जो इंटरेस्ट है वो हाई होता है, तो आपको
मतलब जो पैसे चुकाने होंगे तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और जो मैक्सिमम पीरियड है वो है 36 महीने। यानी आपको जो ड्यूरेबल लोन है वो 5 लाख तक का मिलेगा 3 साल के लिए। 3 साल से ज्यादा का लोन आपको लेना है तो फिर आपको कोई दूसरा लोन लेना पड़ेगा। अब इसके भी 3 टाइप होते हैं। पहला होता है इंस्टॉलमेंट लोन, यानी आपने जो लोन लिया है अब आप उसको एक साथ नहीं चुका सकते तो आप इसको इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके हर हर महीने आप इस इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं। दूसरा होता है सिक्योर्ड लोन, यानी इसमें क्या होता है कि जब भी आप लोन ले रहे हैं तो बदले में आप सिक्योरिटी दे रहे होते हैं, कोलैटरल दे रहे होते हैं। मतलब अगर ऐसा होता है ना कि अगर हम आप लोन नहीं दे पाए तो बदले में जो बैंक है वो आपकी प्रॉपर्टी कब्जा कर सकता है, आपका घर ले लेगा या आपकी गाड़ी ले लेगा। तो एक टाइप से आप क्या करते हैं, कोलेटरल देते हैं, यानी सिक्योरिटी देते हैं कि अगर हम पैसे ना दे पाए तो आप हमारी ये एसेट रख सकते हैं। और अगला होता है अनसिक्योर्ड लोन, यानी इसमें आपको कोई भी सिक्योरिटी वगैरह देने की जरूरत नहीं होती है, बस आपकी एक अच्छी खासी इनकम होनी चाहिए, है ना। तो उसी बेसिस पे आपको लोन मिल जाएगा। और आपकी अगर अच्छी इनकम होगी तो आप आसानी से पैसे चुका सकेंगे। तो देखिए इसको लेने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। मान लीजिए आपकी अच्छी इनकम नहीं है, आपकी लो इनकम है, लेकिन आप कोलेटरल दे सकते हैं, बदले में अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, तो आप सिक्योर्ड लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अच्छी खासी इनकम है तो बदले में आप कोई भी सिक्योरिटी नहीं देंगे और आपको अनसिक्योर्ड लोन मिल जाएगा। अगला होता है व्हीकल लोन। तो जब आपको गाड़ी खरीदनी होती है तो आप ये लोन लेते हैं। तो मेनली ये वाला जो लोन है वो ड्राइवर लोग लेते हैं ना, वो क्या करते हैं, व्हीकल लोन लेते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे बैटरी रिक्शा हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, या जो उबर हो गया, ओला हो गया, ये जो गाड़ियां होती हैं ये ऐसी गाड़ियां खरीदते हैं लोन लेकर। और फिर जब इनकम करते हैं ना तो फिर इनकम करके अपना लोन चुका देते हैं। और ये लोन लेने के लिए एक प्रोसीजर होता है। इसमें सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं, वही सब आधार कार्ड, प्रॉपर्टी, एड्रेस प्रूफ, है ना। और फिर पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाता है और भी कई सारी चीजें करी जाती हैं, फिर ये आपको लोन मिल जाता है। अब ये जो लोन है ना इसके भी कई टर्म और कंडीशंस होती हैं और अलग अलग टाइप की पॉलिसीज होती हैं। तो ये आपको डिसाइड करना होता है, मतलब व्हीकल लोन लेते वक्त कि आपको कितने साल का लोन चाहिए, कितने रुपए चाहिए, है ना। तो इसमें भी कई सारी मतलब होती है कि 5 लाख का चाहिए, 10 लाख का चाहिए, है ना, 20 लाख का चाहिए, है ना, कितने टाइम के लिए चाहिए, है ना। फिर आपका क्रेडिट स्कोर वगैरह भी देखा जाता है, आपकी फिर इनकम भी देखी जाती है कि आप मतलब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। तो वो ये जो मेन चीज होती है ना, बेसिक चीज है, ये तो हर लोन देते वक्त देखी जाती है। अगला होता है होम लोन। तो ये लोन इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपना घर खरीद सके, घर के लिए कोई प्लॉट खरीद सके, या आपका घर को रिपेयर करवाना है तो आप उसको रिपेयर करवा सके। तो इन चीजों के लिए आपको होम लोन दिया जाता है। तो इसका प्रोसीजर भी वही सेम होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने पड़ते हैं, है ना, वो सब चीजें जो आम लोन में होता ही है। लेकिन इससे कुछ ज्यादा फायदे होते हैं, जैसे कि इजीली अवेलेबल होता है ये आपको हर बैंक प्रोवाइड करवाता है होम लोन। मल्टीपर्पज के लिए होता है ना, आपको जो पैसे दिए जाते हैं एक तो आपको उस पर टैक्स बेनिफिट होता है ना, आपको जो लोन मिलता है उसमें आपको टैक्स मतलब कम देना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप इन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉपर्टी को क्रिएट करने के लिए। लोग क्या करते हैं, होम लोन लेते हैं, अब फिर वो क्या करेंगे, एक दुकान बनवा देंगे या एक फ्लोर बनवा देंगे, फिर उसको किराए पे चढ़ा देंगे, फिर उससे जो भी इनकम होती है लोन चुका देते हैं। लोन चुकाने के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी उनकी हो जाती है ना। तो ऐसे कई सारे लोग करते हैं। तो इसके कई सारे फायदे होते हैं। और साथ ही साथ ये जो लोन आपको दिया जाता है लोअर इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है, क्योंकि बाकी सारे आप जितने भी लोन देखेंगे, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, व्हीकल लोन हो गया, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई होता है, लेकिन जो होम लोन होता है इस पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लो होता है। तो इससे क्या होता है कि आप आसानी से लोन ले सकते हैं और इस पे आपको ज्यादा नहीं 3-4% ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है ना। और ये लॉन्ग टेन्योर के लिए भी होता है, आप 1 साल के लिए, 10 साल के लिए भी ले सकते हैं ना। और टैक्स बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही। तो देखिए टैक्स भी आपको कम देना पड़ेगा और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी आपको कम मिलेगा। तो देखा जाए तो सबसे फायदा है ना वो होम लोन में है। अब ऐसा जरूरी नहीं है आपने होम लोन लिया तो आप होम लोन से गाड़ी भी तो खरीद सकते हैं। आपने मतलब ये बता दिया कि आप होम लोन आपको क्यों चाहिए, पर्पस वगैरह बता दिया, लेकिन जब आपके पास पैसे आ जाते हैं तो वो आप डिसाइड करते हैं कि आपको उस पैसों का क्या करना है। आप या तो स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, आप या उससे गाड़ी खरीद सकते हैं। तो इससे बढ़िया तो होम लोन सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि इसमें लो इंटरेस्ट रेट होता है। आप इस पैसों का इस्तेमाल करके ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और लोन को चुका सकते हैं और अपनी एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं। अब देखिए पैसे कमाने के कई तरीके होते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी नॉलेज है और आप पैसे कमाने का कौन सा जरिया ढूंढते हैं, है ना। वैसे आपको बहुत सारे टाइप के लोन मिल जाएंगे, लेकिन उस लोन के पैसों का आपको कैसे इस्तेमाल करना है कि आपको और इनकम हो सके, तो वो आपको सोचना है। अब ये तो सारे हो गए मेन मेन लोन। अब हम देखेंगे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म लोन क्या क्या होते हैं। तो देखिए जो शॉर्ट टर्म लोन होता है ये 1 साल के लिए होता है, इसलिए ये शॉर्ट टर्म होता है। और जो मिड टर्म होता है वो 1 साल से लेके 3 साल तक के बीच में होता है। और जो लॉन्ग टर्म होता है वो 3 साल से लेके 10 साल, 20 साल, 50 साल तक का भी हो सकता है।
तो लोन की ना कई सारी पॉलिसीज होती है, हर बैंक की पॉलिसी अलग अलग होती है, तो वो आपको डिपेंड करना है कि आपको 1 साल का लेना है, 2 या 3 साल का लेना है, या 3 साल से ऊपर का लेना है, 5 साल का, 10 साल का, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको शॉर्ट लेना है, मिड टर्म लेना है या लॉन्ग टर्म लेना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हर बैंक की अलग अलग लोन की पॉलिसीज होती हैं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप मैंने आपको जितना पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो अभी जाइए और ज्वाइन कर लीजिए और सारी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।